एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का 5 तरीका है, ठीक है। लंप सम मेथड, दूसरा बोलिए नेट पेमेंट मेथड, तीसरा नेट एसेट्स मेथड, अगला शेयर प्रोपोर्शनल मेथड, शेयर प्रपोर्शन मेथड, अगला इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मेथड। आपके क्वेश्चन में यह दिया रहेगा कि किस मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो आप सबसे पहले उस परचेज कंसिडरेशन को निकालेंगे। दैट इज द सेल प्राइस ऑफ द न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के लिए क्या हो गया, वो सेल प्राइस। इसीलिए ओल्ड कंपनी के लिए क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। ये किससे लेगा, तो न्यू कंपनी से लेगा, करेक्ट। तो पहला स्टेप हम लोग क्लियर कर लिए। अब आपको क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट दिया रहेगा ऑल केसेस, या तो अमेलगेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, 2 बैलेंस शीट दिया रहेगा। तो ये जो 2 बैलेंस शीट दिया रहेगा ये ओल्ड कंपनी का होगा। तो आप लोग शुरू से तो बैलेंस शीट बनाते चले आ रहे हैं। इस तरफ एसेट्स होता है, इस तरफ लायबिलिटी। आपको इस बैलेंस शीट को मारना है। क्या करना है, मारना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी एसेट्स हैं उसको एक इमेजिनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, and that imaginary account is called realization account। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर करना है, बट कौन सा लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। इसमें आपको रहेगा शेयर कैपिटल और डिवेंचर।
ये हुआ ओनरशिप लायबिलिटी, मालिक का लायबिलिटी है या कंपनी का लायबिलिटी है कि कमाकर इतना पैसा ओनर को दे दे। तो ओनर कौन हुए? शेयर कैपिटल, ठीक है। और इसके नीचे जितनी भी लायबिलिटी है वो आउटसाइडर लायबिलिटी कहलाती है। तो आउटसाइडर में तो ये भी आ गए ना, तो ये सारे को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसलिए जब आप मेरा नोट्स देखेंगे तो वह इससे आपको स्पष्ट होगा कि अब स्टेप 2 क्या है। क्वेश्चन देखेंगे तब पता चलेगा। स्टेप 2, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बैलेंस शीट को मार देंगे या बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। अब 11th के बच्चे तो है नहीं कि आपको मैं जर्नल एंट्री लिखाऊं, तो नोट्स ऑलरेडी दे दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। स्टेप 2 का पहला स्टेप, इसमें सारे एसेट्स कौन कौन से? फिक्स्ड, करंट, फिक्स्ड और करंट एसेट्स को डेबिट कर देंगे नेम वाइज, और यहां जो वैल्यू पुट करेंगे वह उस बैलेंस शीट का जो वैल्यू होगा वही रहेगा। समझ में आया? तो हमारी एंट्री क्या बन रही है? पहली एंट्री क्या बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कंपनी की बात हो रही है अभी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, कौन से? फिक्स्ड एंड करंट विथ नेम वाइज, और जो उसका वैल्यू रहेगा वो ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट का जो वैल्यू है वही रहेगा। एनी प्रॉब्लम? कोई आपको नहीं? इसी का करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी साइड एंट्री होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरफ लायबिलिटीज आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एंट्री जर्नल एंट्री हो गई। अब स्टेप 1 में जो आपने एंट्री किया था, कैलकुलेट किया था परचेज कंसिडरेशन का, उसका एंट्री करेंगे।
तो एंट्री होगी कोई कंपनी तीसरा ले रहा होगा ना, तो उस कंपनी का नाम डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। ठीक है, या न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पर फिर एक आ गया पीसी, आया या नहीं? अब पीसी मिलने की एंट्री, तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे हो सकता है? शेयर ऑफ न्यू कंपनी, डिवेंचर ऑफ न्यू कंपनी, और मे बी कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश। ये तीनों डेबिट होगा, मतलब एंट्री नंबर अगला तीसरा, टू न्यू कंपनी। ठीक है, अगर पूलिंग मेथड नहीं है तो कल आपका क्वेश्चन था कि ये पूल होता क्या है? दिस इज अ मेथड इन विच न्यू कंपनी टेक ओवर ऑल द लाइबिलिटीज, न्यू कंपनी टेक ओवर ऑल द लाइबिलिटीज एंड ऑल द एसेट्स। बट तो ये तो न्यू कंपनी कर रहा है ना, ओल्ड कंपनी तो अपना बंद करेगा ना अकाउंट्स भाई। तो अब तो परचेज कंसिडरेशन के थ्रू उसके पास अमाउंट आ गया ना, तब क्या करेगा? सबसे पहला लाइबिलिटी को पे करेगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? टू कैश और इक्विवेलेंट टू कैश। पेमेंट हो गया लाइबिलिटी का। अगली एंट्री इनसे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट नेम वाइज टू बैंक, या अगर शेयर हमें दे रहा है तो शेयर। कोई दिक्कत? इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई खर्च है क्या? ठीक है, तो यदि है तो उसका पेमेंट करेंगे टू कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश। ठीक है, अब नाउ क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब लेजर का बैलेंसिंग। तो आइदर डेबिट बड़ा होगा, क्रेडिट छोटा होगा तो लॉस, और अगर डेबिट क्रेडिट बड़ा होगा, डेबिट छोटा होगा तो प्रॉफिट। ठीक है, बट नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं रह सकता, दोनों ऑटोमेटिकली बराबर नहीं हो सकता। तो ये चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू शेयर होल्डर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर मतलब प्रॉफिट, और यदि लॉस है तो बाई शेयर होल्डर। तो मेरी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अगर प्रॉफिट है तो, और यदि लॉस है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन। अगली ये दोनों में कोई एक एंट्री होगी, इस एंट्री को कर देंगे। अब अगला, इसके बाद आप ओनर्स कैपिटल को होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर होल्डर, नो सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस, डेबिट। अगर पहले से बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट या लॉस है तो, अगर प्रॉफिट है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। ठीक है, टू शेयर होल्डर, कोई दिक्कत? ये मिटा दें। अगला जर्नल एंट्री, इसको पेमेंट करना है। तो क्या हो? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन न्यू कंपनी, क्योंकि पुरानी कंपनी का शेयर को नई कंपनी अपना शेयर दे देगी। ठीक है, टू, मान लीजिए डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर नई कंपनी ले रही है। ठीक है, तो डिवेंचर भी दे सकती है, बट शेयर होल्डर न्यू कंपनी। और यदि कुछ पैसा बच जाता है तो टू कैश और इक्विवेलेंट टू कैश और इक्विवेलेंट टू कैश। यह अगली एंट्री होगी। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन में यही मेथड रहेगा, यही स्टेप रहेगा, और इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक भी स्टेप अगर भूल गए तो वो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। सर वो एनालाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला में, या तो अमेलगेशन या एब्जॉर्प्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तीनों के लिए एक ही स्टेप है। अभी हम स्टेप 1 परचेज कंसिडरेशन था, स्टेप 2 में जस्ट डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद बिगिनर्स मतलब लर्नर्स के लिए, जब आप लर्निंग स्टेज में हैं तो हर क्वेश्चन को जर्नल एंट्री बनाएंगे। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, कैश और
वैलेंट टू कैश। अगर आपका ये वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत। ये सारी चीजें ओल्ड कंपनी के बुक्स में, ठीक है। अब ओल्ड कंपनी तो मर गया, नई कंपनी को जिंदा करना है, ठीक है। तो नई कंपनी के बुक में जब आप देखिएगा हमारे नोट्स को, तो उसकी पहली ही एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी का नाम। ये लिक्विडेटर क्यों हो गया? क्योंकि पुरानी कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट कर गई, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये एंट्री लोग नहीं करना, छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं मतलब 5 नंबर सीधे सीधे कट जाएगा। समझ में आया या नहीं? तो पहली एंट्री क्या होगी न्यू कंपनी में? ओल्ड कंपनी की कहानी यहां खत्म हो गई। अब न्यू कंपनी के लिए लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ना क्या बोली? गलत कसलत नहीं बोलिए। क्या कर रहा है वो? बिजनेस को परचेज कर, ठीक है। अगली, बड़ा ध्यान से अगली, बहुत ध्यान से यहां सीखने की चीज। ऑल एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी नेम वाइज डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू, क्या ये बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर? हमको भी लग रहा था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। लेकिन मुझे भी लग रहा था कि परचेज तो क्रेडिट होता ही, ठीक है। तो दूसरी एंट्री होगी, ये पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनो। Because of we are following double entry system of bookkeeping and accountancy, so amount of debit and credit is equal, ठीक है। यहां पे आप पाइएगा
इक्वल हो ही नहीं पा रहा, मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं। ठीक है, तो अगर डेबिट कम है तो बैलेंसिंग फिगर लिखा जाएगा गुडविल क्लियर। और अगर क्रेडिट कम है तो लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। आज के जमाने के ऑथर जो किसी स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो इसकी जगह कैपिटल रिजर्व की जगह जनरल रिजर्व वर्ड यूज कर देते हैं। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का, जो जनरल रिजर्व में जुटता है। आपका काम कंपनी को बेचना खरीदना नहीं है, इसीलिए ये कैपिटल प्रॉफिट है और इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत वाइटल पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डेबिट साइड में कम है तो गुडविल रहेगा और क्रेडिट साइड में कम है तो कैपिटल रिजर्व रहेगा। ठीक है, अब तीसरी एंट्री में आपको पीसी का पेमेंट करना है, परचेज कंसिडरेशन का। तो एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू शेयर कैपिटल। यदि आप डिवेंचर दे मिल रहा है तो डिवेंचर, और यदि कैश दे रहे हैं तो टू कैश। यही 3 एंट्री वहां होती है। अब देखिए, यहां पर आपको 3 एंट्री करना है और तब यहां पर सीधे कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है एज पर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। आप लोग अभी तक बैलेंस शीट ऐसे वाला में बनाते थे, ऐसे नहीं चलेगा। ये वर्टिकल स्टाइल हुआ, बैलेंस शीट बनेगा हॉरिजेंटल, मतलब ऐसे। इधर में लायबिलिटी के जितने भी हेड हैं, शेयर कैपिटल फंड, लॉन्ग टर्म लोन लाइक डिवेंचर। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म, फिर करंट लायबिलिटी। तो इन सब का जोड़ आप यहां लिखेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा फिगर कहां से ला रहे हैं, ये वर्किंग नोट आपको देना होगा। तो मान लीजिए शेयर कैपिटल का आपका वर्किंग नोट 1 है, तो यहां 1 लिखेंगे। और कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजेंटल बनता है, तो यहां लिखेंगे CFY, करंट फाइनेंशियल ईयर, और इस तरफ लिखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर, LFY। जहां लायबिलिटी खत्म हो जाएगा उसको एक लाइन से बंद कर देंगे।
ठीक है, और वहां लिख देंगे टोटल, इधर साइड में टोटल। इसके नीचे एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स। एसेट्स में पहला फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल ए ऑफ द एनेक्स्चर। हमेशा डेप्रिसिएशन का जो शेड्यूल बनेगा एज पर कंपनी एक्ट 2013 एंड आईटी एक्ट, जो डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनेगा वो एनेक्स्चर 1 कहलाता है। ठीक है, तो ये जरूर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल 1 या ए। इसके ठीक नीचे ये आ गया फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास सरप्लस पैसा है, आपने कहीं मार्केट को इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो लिख देंगे। और तब करंट एसेट्स। ठीक है, तो दूसरा क्या आया, इन्वेस्टमेंट, और तीसरा क्या है, करंट एसेट्स। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये देखिएगा ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, आपका बैलेंस शीट मैच। एंड हियर द एंड ऑफ द ऑल स्टेप्स, you get the solution of your questions. So you must follow these steps. आगे हम लोग अब इस पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तब डिटेल पता चलेगा। ठीक है।